सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है मेरा ब्लॉग्स चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है संस्मरण, हिंदी संस्मरण। तो संस्मरण के उद्भव और विकास के बारे में इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से जानेंगे। तो उद्भव और विकास को जानने से पहले हम थोड़ा संस्मरण जान लेते हैं कि आखिर संस्मरण है क्या। तो बिल्कुल शॉर्ट में, इजी वे में हम समझेंगे, सरल भाषा में, कि संस्मरण क्या है। उसके बाद इसके उद्भव और विकास को हम देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। संस्मरण में लेखक जो कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। संस्मरण में क्या होता है कि जो लेखक होते हैं ना, जो रचनाकार जो लिखे हैं, वो रचना, ऐसी रचना जो लेखक के साथ वो घटना खुद हुआ है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का रचना कर लिख रहे हैं, तो जो हम कहानी या कविता या घटना जो भी लिख रहे हैं, तो वो ऐसी घटना जो मेरे साथ खुद हुआ है। नहीं तो हम देखें उस चीज़ को सामने से, या मेरे दोस्त या मेरे गांव मोहल्ले कहीं भी हुआ, या कहीं गए थे वहीं पे हुआ, पर हम आँख से खुद उसको देखें, हमको कोई सुनाया नहीं है। तो या तो खुद मेरे साथ वो घटना हुआ है, या हम आँख से उसको देखें। वैसी जो रचनाएं होती है, रचना करता है लेखक, उसको संस्मरण कहते हैं। तो जो लेखक खुद का घटना को दर्शाता है या अपने आंखों देखा चीज़ों के बारे में लिखता है, वही संस्मरण होता है। फिर है लेखक की स्वयं की अनुभूतियाँ तथा संवेदनाएं संस्मरण में अंतर्निहित रहती है। मतलब लेखक की स्वयं की अनुभूति, मतलब जो लेखक संस्मरण में जो लिखते हैं अपना घटना या अपने आंखों देखा घटना को, तो उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स वही होगा कि हम अपने बारे में लिख रहे हैं, तो हम क्या अनुभव किए उस घटना को देख कर, क्या हुआ, अपने भाव को ज़्यादा उस रचना में व्यतीत करते हैं, ज़्यादा बताते हैं। फिर स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। उसके बाद क्या होता है कि स्मृति के आधार पर, किसके आधार पर, स्मृति के आधार पर किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, या किसी व्यक्ति पर, या किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। तो यहाँ पे समझिएगा, स्मृति का अर्थ होता है याद कराना, या मतलब कि याद कराना, ठीक है। जैसे कि संस्मरण में क्या होता है कि कोई चीज़ पहले से हो चुका है, ठीक है, लोग मतलब कि बहुत दब दब गया था वो कहानी, फिर से उसको याद कराना, फिर से उसकी रचना नए रूप से लिखना, बिल्कुल अच्छे से सजा कर उसकी फिर से रचना करना। या तो किसी के जीवन पे हो या किसी और भी विषय पे हो। मान लीजिए कोई घटना हुआ होगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, या आज़ादी में कुछ घटना ऐसे हुआ होगा जिससे लोग थोड़ा लिखा गया लेकिन वो दब गया, लेकिन वो बहुत अच्छा चीज़ है, लोगों तक वो चीज़ पहुंचना चाहिए, उसको याद दिलाना चाहिए। तो संस्मरण वो काम करता है, तो उसको फिर से याद दिलाने का काम करता है वो सारी चीज़ों को। फिर किसी पे किसी व्यक्ति पर कुछ लिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में लोगों तक जानना चाहिए, उस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, उसके जैसा लोगों को बनना चाहिए। तो कुछ सीख देने के लिए संस्मरण यहाँ पे बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, कि दबे कुचले चीज़ों को जो छिप गए हैं ना कहीं, उसको फिर से वो दोबारा याद कराने का संस्मरण काम करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि याद के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का सामान्य अर्थ होता है सम्यक संस्मरण। मतलब संस्मरण का जो सामान्य अर्थ क्या होता है, वही याद दिलाना, फिर से उस चीज़ के बारे में संस्मरण करना, बताना। ये तो संस्मरण में आपका दो चीज़ आ गया। एक तो होता है कि कवि जो खुद उसके साथ जो घटना हुई हो या खुद अपने आँख से देखता है वही चीज़ को लिखता है। और फिर दूसरा होता है कि कोई भी चीज़ को दोबारा से याद करवाना, लोगों तक फिर से वो बात को रखना, पहुंचाना, ये भी संस्मरण का काम होता है। तब हम लोग संस्मरण क्लियर हो गया कि क्या है आखिर। अब इसके उद्भव और विकास को हम देखेंगे। फिर है हिंदी संस्मरण के उद्भव और विकास में अब हम लोग आ चुके हैं। तो देखते इसमें है, हिंदी साहित्य में संस्मरणों का अभाव नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि हिंदी साहित्य जो हमारा है, जिसमें हर चीज़ पाए जाते हैं हिंदी साहित्य में, तो इसमें जो संस्मरणों का अभाव नहीं है, मतलब कमी नहीं है संस्मरणों का। हिंदी संस्मरण के विकास में सरस्वती, सुधा, माधुरी, चांद तथा विशाल भारत आदि पत्रिकाओं का विशेष योगदान है। मतलब जो हिंदी संस्मरण के विकास में कौन कौन ज़्यादा योगदान दिए हैं, तो सरस्वती,
सुधा, माधुरी, चांद तथा विशाल भारत आदि ये पत्रिकाएं हैं। सरस्वती पत्रिका, सुधा पत्रिका, माधुरी, चांद तथा विशाल भारत आदि पत्रिकाएं विशेष योगदान दिए हैं। ये सारे पत्रिकाएं क्या किए कि संस्मरण को विकासशील बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अच्छा योगदान दिए हैं। तो ये पत्रिका आपको याद हो जाना चाहिए। फिर से रिपीट कराती हूँ मैं, सरस्वती पत्रिका, सुधा पत्रिका, माधुरी पत्रिका, चांद तथा विशाल भारत। तो आपको कुछ कुछ पॉइंट जो होता है याद करना पड़ेगा, इससे अच्छा मार्क्स आपका आएगा। ये सब ब्लैक पेन से लिख सकते हैं आप। और जो आप क्या कीजिए कि हेडफोन लगाइए और बिल्कुल आप सुनिए इसको, मेरा वीडियो को ना एकदम गाना की तरह सुनते रहिए। काम भी कर रहे तो बजा के सुनिए, आपको एकदम याद हो जाएगा। मैं इतना मतलब हमको लगता है अपने आप में कि मैं बिल्कुल ईजी वे में पढ़ाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडफोन लगाइए और एकदम शुरू हो जाइए। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब है हिंदी साहित्य का प्रथम संस्मरण, मतलब हिंदी साहित्य में सबसे प्रथम संस्मरण किसने किया, किसने लिखा, वो है। तो आप इसको ये मत सोचिएगा कि उद्भव विकास में, नहीं, ये उद्भव विकास में ही हम शैली चल रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो ये सब उद्भव विकास में ही आपको लिखना कि पहले संस्मरण ये लिखी गई, इसके बाद ये हुआ, आगे कैसे हुआ तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि प्रथम संस्मरण कैसा क्या था। तो सन 1907 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र एक संस्मरण लिखा जिसे हिंदी का प्रथम संस्मरण स्वीकारा गया। कितना ईस्वी में? 1907 ईस्वी में। कौन से संस्मरण लिखे गए? तो प्रताप नारायण मिश्र। और इसका किसने लिखा, इसके रचनाकार कौन थे? तो बाबूलाल मुकुंद गुप्त थे। और संस्मरण जो किया वो प्रताप नारायण मिश्र एक संस्मरण लिखा। तो आप समझ रहे होंगे प्रताप नारायण मिश्र एक नाम नजर आ रहा है। तो संस्मरण में जैसे कि आप आगे पढ़े कि किसी व्यक्ति पे भी हो सकता है, या किसी और विषय पे भी हो सकता है, या अपने आंखों देखी घटना, या मेरे साथ जो हुआ है वो चीज़ पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति पर संस्मरण लिखा गया है, जो कि सबसे पहले लिखा गया था किनके द्वारा? बाबूलाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। कितने ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी में। ठीक। फिर कुछ आलोचकों का कहना है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त प्रथम संस्मरण लेखक नहीं है, अपितु प्रथम संस्मरण लेखक स्वामी सत्यदेव परिवारचक या पज्झी सी शर्मा कमलेश है। मतलब कि हर चीज़ में आप हिंदी में देख लो, हिंदी साहित्य में किसी का भी नामकरण हो या प्रथम कौन सी कब कविता लिखी गई, क्या, हर चीज़ में मतभेद है। कुछ कविकार कुछ और कहें, कुछ कवि कुछ और कहें। तो इसी तरह जो कुछ आलोचक है, जो हर चीज़ में कमी दोष निकालने वाले, गुण दोष निकालने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या किए कि उन लोग का कुछ किसी का कहना है कि जो ये बाबूलाल मुकुंद गुप्त है वो प्रथम संस्मरण लेखक नहीं है, बल्कि स्वामी सत्यदेव है, या पंचसी शर्मा है, या कमलेश है। तो ये सारे मतभेद इसमें भी चलते रहे कि प्रथम संस्मरण कौन किया है, कौन लिखा है। पर ज़्यादातर मान्यता इन्हीं को है, बाबूलाल मुकुंद को, जो प्रताप नारायण मिश्र एक संस्मरण लिखे थे 1907 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के गद्य साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक काल के गद्य साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हैं। मतलब आधुनिक काल समय जो गद्य का निर्माण हुआ, एक नए रूप से विकास हुआ, उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। इसलिए उन्हें जन्मदाता भी कहा जाता है आधुनिक काल के गद्य साहित्य के। ठीक है। फिर जिन्होंने गद्य साहित्य में मतलब समझे, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, ये सारे आ जाते हैं गद्य में। ठीक। जिन्होंने गद्य लेखन की अनेक विधाओं की भांति संस्मरण लेखन का भी कार्य किया। मतलब भारतेंदु जी जैसे कि गद्य में बहुत अपने योगदान दिए, उसको आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका निभाए, उसी तरह संस्मरण में भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। फिर उनका कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुंदर संस्मरण है। उनका कुछ आप बीती मतलब जो उनके साथ खुद बीता हुआ है, और कुछ जग बीती, जो जग के साथ बीता हुआ, जो आँख से अपना देखें चारों ओर कि कैसे मेरा जग में क्या, मतलब कि अच्छा भी लिखे हैं, बुरा भी लिखे हैं। अगर कोई दुख झेल रहा है तो वो आँख से देखे हैं कि कौन कैसे तड़प रहा है, कैसे लोगों को शोषण किया जा रहा है, उसके बारे में भी लिखे हैं। फिर अपना सौंदर्य कैसे हमारा प्रकृति है, कैसे उसका क्या है, उसके बारे में भी लिखे हैं। फिर आप बीती मतलब उनके साथ जो खुद बीता है वो भी वो संस्मरण किए हैं।
तो वही बोला जा रहा है कि उनका कुछ आप बीती कुछ जग बीती सुंदर संस्मरण भी है। उपयुक्त दो संस्मरणों का उल्लेख मात्र है, मतलब उन्होंने दो तरह के संस्मरण का रचना किया, एक अपने पे जो अपने से देखे हैं वो, और एक खुद उन पे बीता है वो। फिर शीर्षक तक ज्ञात नहीं है, इसलिए कुछ आप बीती कुछ जग बीती को प्रथम संस्मरण एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रथम संस्करणाकार मानना औचित्य पूर्ण प्रतीत होता है। मतलब इसीलिए भारतेंदु को भी बहुत लोग कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी हम प्रथम संस्मरणकरण मान सकते हैं। फिर है संस्मरण लेखन का विकास। ठीक है, तो वो आप शुरू से जो पढ़ रहे हो ना, सब आपको लिखना है, बिल्कुल कहीं पे आपको इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, सब हम लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर है हिंदी साहित्य में वास्तविक संस्मरण लेखक कार्य द्विवेदी युग से प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए सच्चाई में कि संस्मरण का कार्य कब से ज़्यादा शुरू हुआ, तो वो हुआ द्विवेदी युग से प्रारंभ हुआ। ठीक, द्विवेदी की प्रेरणा से सरस्वती में अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए, और द्विवेदी की ही प्रेरणा से, उन्हीं की प्रेरणा की देन से जो उन्होंने सरस्वती पत्रिका लिखी थी, वही सरस्वती पत्रिका से क्या हुआ कि संस्मरण ज़्यादा प्रकाशित होने लगा। इन जीवन परिचयों या संस्मरणों में लेखक की आत्मानुभूति की प्रधानता रही। उन्हें मात्र जीवनवत नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें जीवनी साहित्य ना कहकर संस्मरण कहना उचित प्रतीत होता है, ऐसा डॉक्टर गोविंद तिनोनियात का कहना है। मतलब कि देखिए, सरस्वती पत्रिका से संस्मरण का ज़्यादा प्रकाशित होना शुरू हुआ, जो कि द्विवेदी द्वारा रचित था। तो उसमें क्या हुआ कि सिर्फ जीवन परिचय जो था उसको ही लोग आधार बनाकर नहीं, बल्कि और भी विषयों में संस्मरण किया। लेकिन द्विवेदी युग के समय ज़्यादातर क्या हुआ कि जीवन से जो जीवन परिचय थे, जीवन से जो लोग जी रहे थे, उस चीज़ पे ज़्यादा संस्मरण किया गया। इसकी शुरुआत वहीं से हुई और उभर कर आने लगी, कहाँ से? सरस्वती पत्रिका से। मतलब कि इजी में समझिए कि द्विवेदी युग से वास्तविक संस्मरण का प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका में जो जितने भी सरस्वती पत्रिका मतलब थोड़ी सी नहीं थी, वो बहुत बड़ा था। ठीक है, उसमें बहुत लोगों का जीवन के बारे में था, बहुत विषय पे था, पर वहाँ पे जीवन से संस्मरण करना शुरू हुआ। जीवनी परिचय संस्मरणों लेखक आत्मानुभूति की प्रधानता रही। उन्हें मात्र जीवनवत नहीं कहा जा सकता, इसलिए उन्हें जीवनी साहित्य ना कहकर संस्मरण कहना उचित प्रतीत हुआ। मतलब कि उसमें जो जीवन के बारे में जो कवि लिख रहे थे सरस्वती पत्रिका में, तो उसमें सिर्फ हम उसको जीवनी नहीं कह सकते कि सिर्फ वो जीवनी लिखा हुआ, बल्कि उसको हम संस्मरण भी कहना उचित समझ सकते हैं कि संस्मरण किया गया है। जिसके बारे में जीवनी लिख रहे थे उन लोगों के बारे में संस्मरण भी किया गया है। मतलब कि जो छूटा हुआ था, ठीक है, चाहे किसी कवि के बारे में लोगों को जानाना था कि हाँ ये कवि को हमें जानना चाहिए, ये महान व्यक्ति को हमें जानना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या किए हैं, नहीं किए, तो सरस्वती पत्रिका में वो चीज़ को फिर से दोहराया गया और बतलाया गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको सिर्फ हम जीवनी ना कह के बल्कि संस्मरण भी कहना उचित समझेंगे। तो ये था हमारा द्विवेदी युग का काम। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर वीडियो को, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ मैं, बहुत मेहनत करती हूँ अपने जगह से देखो तो इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता है और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर बनता है कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं अच्छा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर बताइए, और हमेशा आप हम लोग मेरे से जुड़े रहिए ताकि मुझे अच्छा फील होते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आगे बढ़ूँ। क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगी। मैं बहुत सालों से मेहनत कर रही हूँ, पर मेरा सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, पर सब्सक्राइब कोई नहीं करते, कमेंट भी ज़्यादा कोई नहीं करते, तो बुरा लगता है थोड़ा। फिर मन डाउन हो जाता है तो मैं वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ। जब कमेंट आने लगता तो फिर शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। तो जो भी आप ही लोग के हाथ पे, आप ही पे भरोसा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।